नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट के भारतीय संसद की कौन कौन सी शक्तियां हैं और उसकी पोजीशन क्या है। देखो, पार्लियामेंट हैज़ ए सेंट्रल पोजीशन इंडियन पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो प्रशासन हमारा चलता है, उसमें सबसे ज़्यादा सेंट्रल पोजीशन, मेन रोल किसका है? पार्लियामेंट का। पार्लियामेंट क्यों? क्योंकि सारी पावर, जितनी भी पावर हैं, हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट सिस्टम है, इंडियन पार्लियामेंट हैज़ बीन गिवन मैनी टाइप्स पावर्स इंक्लूडिंग लॉ मेकिंग और लेजिस्लेशन, फाइनेंशियल, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स। मतलब कानून बनाने की पावर, फाइनेंशियल पावर, धन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन, देश को चलाने से संबंधित रिलेटेड पावर्स, और न्यायिक पावर्स, जुडिशियल पावर्स, न्याय करने, वो सारी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। जब इतनी पावर्स पार्लियामेंट के पास होंगी तो नेचुरली इसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है हमारे देश के पार्लियामेंट में। तो अब हम पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट के पास कौन कौन सी लेजिस्लेटिव पावर। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स। द पार्लियामेंट हैज़ द राइट टू फ्रेम लॉज फॉर द होल ऑफ द कंट्री। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि देश के लिए कानून बनाने का राइट, पूरे देश के लिए कानून बनाने का राइट किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है। सब्जेक्ट मेंशन इन द यूनियन लिस्ट एंड द कंकरेंट लिस्ट। देखो, जब संविधान बना था, जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था ना, तो उस समय 3 लिस्ट बनाई गई थी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो पार्लियामेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको कानून बनाने का राइट जो है, लॉ मेकिंग का राइट जो है, वो किसके ऊपर है? यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक दे रखे हैं और कंकरेंट लिस्ट में, इन दोनों में पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग का राइट दिया हुआ है। लेकिन कभी कभी जो स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में वैसे पार्लियामेंट लॉ मेकिंग का काम नहीं करती, लेकिन अंडर सर्टेन स्पेशल सर्कमस्टांसिस, अगर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसिस आ जाते हैं स्पेशल, टू फ्रेम लॉस ऑन द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट। देखो, वैसे तो स्टेट लिस्ट में लॉ मेकिंग का राइट है स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन अगर कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसिस आ जाते हैं या किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी हो जाती है या उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा होता, तो ऐसी सिचुएशन में पार्लियामेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, स्टेट लिस्ट के दिए गए टॉपिक्स पर भी लॉ मेकिंग का काम कर सकती है। इन केस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ द इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट, और अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है, मान लो, तो द पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट सब्जेक्ट। तो ऐसे सिचुएशन में स्टेट लिस्ट में जो टॉपिक दे रखे होते हैं, उन टॉपिक्स पर कानून बनाने का अधिकार, राइट किसको मिल जाता है? पार्लियामेंट को मिल जाता है। तो देखा जाए तो पार्लियामेंट को लेजिस्लेटिव पावर तो बहुत मिली हुई है। यूनियन लिस्ट में भी पार्लियामेंट लॉ मेकिंग काम करती है, कंकरेंट लिस्ट में भी और स्टेट लिस्ट में भी, जब कोई इमरजेंसी हो तो, अदरवाइज नहीं। द पार्लियामेंट फ्रेम्स लॉस ऑन द रेजिड्यूरी सब्जेक्ट। इनके अलावा रेजिड्यूरी सब्जेक्ट होते हैं, जो बच्चे कुछ और जो दूसरे विषय होते हैं ना, उनके ऊपर भी कानून बनाने का अधिकार किसको है? पार्लियामेंट को है। द बिल इज सेंट टू द पार्लियामेंट आफ्टर इट इज़ पास्ड बाय द बोथ हाउसेज देन टू द प्रेसिडेंट। देखो, सबसे बड़ी बात, जो बिल बनता है, जो हमारे देश के लिए कानून बनते हैं, तो वो बनाने के लिए भी सबसे पहले किसके पास भेजा जाता है? पार्लियामेंट के पास। जब वो बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से पास हो जाता है, तो वहाँ से पास होने के बाद बिल किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट की असेंट के लिए। तो अभी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि किस प्रकार एक बिल जो है वो लॉ बनता है। तो दोनों हाउसेज से पास होने के बाद बिल जो है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाता है। इसका मतलब मेन राइट पार्लियामेंट के पास है बिल को कानून बनाने के लिए। द पार्लियामेंट पासिस दैट बिल फॉर द सेकंड टाइम, देन द प्रेसिडेंट इज बाउंड टू गिव हिज असेंट टू दैट बिल। और अगर उस बिल को, जैसे पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट के पास भेजती है, और प्रेसिडेंट ने दोनों हाउसेज से पास होने के बाद अगर प्रेसिडेंट ने उस बिल को वापस पार्लियामेंट पर भेज दिया, तो पार्लियामेंट जो है सेकंड टाइम तो उस बिल को पास कर देगी। सिर्फ ओनली 1 टाइम प्रेसिडेंट भेज सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो सेकंड टाइम में द प्रेसिडेंट बाउंड हो जाता है उस बिल पर अपने असेंट देने के लिए। इट मीन्स लॉ मेकिंग का राइट भी सबसे ज़्यादा किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, ये है पार्लियामेंट की लेजिस्लेटिव पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर्स में हम मेन बताएंगे लॉ मेकिंग, जो देश के लिए कानून बनते हैं वो बनाती है हमारी पार्लियामेंट। ठीक है, जिस मैंने वो तीनों लिस्ट के बारे में बताया है। दूसरा आ गया आपका
फाइनेंशियल पावर्स क्या होती हैं कि देश के जो भी पैसा खर्च होता है, धन खर्च होता है, धन से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड जितने भी सारे एक्सपेंडिचर होते हैं, वो सारी पावर्स किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट ही क्या करती है? टैक्स इम्पोज करती है। देखो, द गवर्नमेंट कैन नाइदर इम्पोज एनी टैक्स अपॉन द पब्लिक नॉर कैन इट स्पेंड द मनी विदाउट द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। देखो, गवर्नमेंट मीन्स एग्जीक्यूटिव। मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव कहाँ से बनती है? पार्लियामेंट से। क्योंकि पहले पार्लियामेंट के जो 2 हाउसेस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं। जब उनमें से एमपी बनते हैं, एमपी भी लोकसभा के होते हैं और उनमें से फिर गवर्नमेंट भी एमपी में से बनती है, यानी कि एग्जीक्यूटिव। तो उन्हीं में से एक प्रधानमंत्री पीएम बनता है, जिसके बाद जिस पार्टी को मेजोरिटी होती है, ठीक है। तो फिर वो गवर्नमेंट जो है वो आ जाती है एग्जीक्यूटिव में। तो पीएम के साथ बाकी मिनिस्टर भी होते हैं, तो वो होती है हमारी गवर्नमेंट। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव कहाँ से बनी है? पार्लियामेंट से बनी है। तो इसका मतलब एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। तो जो गवर्नमेंट होती है, कोई भी टैक्स अगर लगाती है या किसी प्रकार का कोई खर्चा करती है, एक्सपेंडिचर करती है, तो बिना पार्लियामेंट की अप्रूवल के गवर्नमेंट कोई भी टैक्स नहीं लगा सकती। इसका मतलब क्या है? फाइनेंशियल पावर्स भी सारी के सारी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। द गवर्नमेंट प्लेसिस द बजट इन द पार्लियामेंट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। देखो, जब कोई भी फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में ही जो गवर्नमेंट है वो बजट प्लेस करती है पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट में बजट पेश करती है। पार्लियामेंट डिस्कस द बजट एंड गिव्स इट्स असेंट टू द बिल। देखो, पार्लियामेंट क्या कहती है? उस जब गवर्नमेंट पार्लियामेंट के पास बजट भेजती है, तो पार्लियामेंट क्या करती है? उस बजट पर डिस्कस करती है, फिर अपने उस बिल पर अपनी असेंट देती है। पार्लियामेंट अपने परमिशन दे देती है। द प्रेजिडेंट विल हैव टू गिव हिज असेंट टू द मनी बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। देखो, जो अगर कोई मनी से, धन से रिलेटेड कोई बिल है, तो उस बिल को जब पार्लियामेंट पास कर देती है, तो उस बिल को भेजा जाता है किसके पास? प्रेसिडेंट के पास। जब प्रेसिडेंट उस बिल को असेंट अपने दे देता है, तो वो बिल जो है पास समझा जाता है, फिर वो एक्ट बन जाता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल पावर भी सारी की सारी किसके पास है? हमारे देश की पार्लियामेंट के पास। ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव। देखो, मैंने अभी आपको बताया है कि जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव कहाँ से बनती है? पार्लियामेंट से बनती है। क्योंकि मैंने बताया ना अभी, इनको एमपी इलेक्शन होते हैं, उनमें से पीएम बनता है मेजोरिटी पार्टी का, फिर पीएम ही अपने एमपी में से ही मिनिस्ट्री बनाता है सारी। तो इसका मतलब एग्जीक्यूटिव जो है कहाँ से बनी है? पार्लियामेंट से बनी है। इट मीन्स एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द पार्लियामेंट। तो जो जिसके प्रति आंसरेबल होगा, तो नेचुरली उस चीज़ पर उसी का कंट्रोल होगा ना। तो पार्लियामेंट का कंट्रोल होता है एग्जीक्यूटिव पर। एग्जीक्यूटिव मीन्स गवर्नमेंट, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री, पीएम और अन्य अनदर मिनिस्टर्स आते हैं। द पीएम एंड द अदर मिनिस्टर्स आर टेकन फ्रॉम द पार्लियामेंट। अभी मैंने आपको बताया ना, जो पीएम है, जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं, कहाँ से लिए जाते हैं? पार्लियामेंट से लिए जाते हैं। एंड आफ्टर बिकमिंग द मिनिस्टर्स, जब ये मिनिस्टर बन जाते हैं, देखो मिनिस्टर बनने से पहले वो एमपी होते हैं, उनके इलेक्शन होते हैं, और वो जब इलेक्शन जीत जाते हैं, विनर, तब वो जाकर मिनिस्टर बनते हैं। तो एंड आफ्टर बिकमिंग द मिनिस्टर दे रिमेन द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। देखो, वो एग्जीक्यूटिव के मेंबर तो बन जाते हैं, लेकिन मेंबर बनने के बाद, मिनिस्टर बनने के बाद, पहले वो एमपी होते हैं, फिर वो मिनिस्टर बनते हैं। गवर्नमेंट में जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, ये पीएम ही डिसाइड करते हैं। मिनिस्टर बनने के बाद वो पार्लियामेंट के मेंबर तो रहेंगे एंड पार्टिसिपेट इन द मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट की जो भी मीटिंग्स होती हैं, उन मीटिंग्स में ये सब मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट भी करते हैं। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव जो है कंप्लीट पार्लियामेंट के अंडर रहती है। मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट फॉर देयर एक्शंस एंड पॉलिसीज़। अब जो मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर किस में आते हैं? एग्जीक्यूटिव में आते हैं। तो मिनिस्टर जो भी काम करते हैं, जिस डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, वो सारे के सारे मिनिस्टर जो हैं अपने एक्शंस के लिए, पॉलिसी के लिए किसके प्रति आंसरेबल होते हैं? पार्लियामेंट के प्रति। एमपीज कैन आस्क द मिनिस्टर्स क्वेश्चंस रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो देश को चलाते हैं, गवर्नमेंट में आ जाते हैं ना, गवर्नमेंट देश को चलाती है, एडमिनिस्ट्रेटिव सारे फंक्शन गवर्नमेंट करती है। तो जो एमपीस होते हैं, जो कि पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, वो मिनिस्टर से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। किससे रिलेटेड? किससे रिगार्डिंग? कि वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चला रहे हैं, रिगार्डिंग द फंक्शनिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, उससे रिलेटेड एमपी जो है पार्लियामेंट में उनसे क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या? इस तरीके से क्वेश्चन पुट करके पार्लियामेंट कंप्लीट अपना कंट्रोल रखती है किसके ऊपर? एग्जीक्यूटिव के ऊपर।
MPs by introducing adjournment motion कैन इन्वाइट द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू ए सीरियस प्रॉब्लम और इवेंट। देखो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो देश में किसी प्रकार की कोई सीरियस प्रॉब्लम आ गई है, कोई इवेंट ऐसा हो गया है सीरियस, तो उसकी तरफ गवर्नमेंट का ध्यान करने के लिए, अटेंशन करने के लिए एमपी क्या करते हैं, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं एडजर्नमेंट मोशन, कि गवर्नमेंट का ध्यान अपनी तरफ उस मेन सीरियस प्रॉब्लम की तरफ, एमपी जो है वो पार्लियामेंट जो है गवर्नमेंट का ध्यान उस मेन सीरियस प्रॉब्लम की तरफ करती है। ड्यूरिंग द डिस्कशन ऑन बजट द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट डिस्कस द वर्किंग ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। देखो जब मैंने कहा ना बजट फाइनेंशियल पावर, अभी मैंने बताया है कि गवर्नमेंट जो है वो बजट पेश करती है पार्लियामेंट में, तो उस पार्लियामेंट में डिस्कशन होती है उस बजट पर, और पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के वर्किंग पर भी डिस्कस करते हैं कि अलग अलग डिपार्टमेंट जो है गवर्नमेंट के कैसे कैसे काम कर रहे हैं, एंड क्रिटिसाइज द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज भी करते हैं। क्रिटिसाइज करना डेमोक्रेटिक का सबसे बड़ा मेरिट है, क्योंकि जब तक क्रिटिसिज्म नहीं होगा डेमोक्रेसी सक्सेसफुली फंक्शन नहीं कर सकती। द कैबिनेट कंटिन्यू टू रिमेन ए ऑफिस अकॉर्डिंग टू द विशेष ऑफ द लोकसभा। देखो कैबिनेट मैंने आपको बताया जो गवर्नमेंट में पीएम होता है, ठीक है, नंबर 2 कैबिनेट होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, और नंबर 3 होते हैं गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, तीसरा होता है प्रेसिडेंट होता है। तो जो कैबिनेट होते हैं वो तभी तक अपनी सीट पर रहते हैं जब तक कि लोकसभा की विश होती है। क्यों? क्योंकि वो लोकसभा के मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं। तो जब तक उनका मेजोरिटी रहती है लोकसभा में तब तक कैबिनेट अपने पोस्ट पर रहती है। जैसे उनका मेजोरिटी ख़त्म हो जाती है उनको अपनी सीट को छोड़ना पड़ता है। इट मीन्स कैबिनेट जो है कंटिन्यू तब तक रहती है अपने ऑफिस में, अपनी सीट पर, जब तक कि लोकसभा की विश, जब तक लोकसभा चाहे तो कैबिनेट को बिफोर टाइमिंग रिमूव भी कर सकते हैं उनके अगेंस्ट नॉन कॉन्फिडेंशियल रेजोल्यूशन पास करके। इट कैन सीक द रिमूवल ऑफ द कैबिनेट बाय पासिंग, अभी मैंने आपको बताया, इट कैन सीक द रिमूवल ऑफ द कैबिनेट बाय पासिंग ए नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन अगेंस्ट और बाय रिजेक्टिंग एन इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल। अगर कोई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट बिल है तो उससे रिलेटेड भी जो पार्लियामेंट है वो कैबिनेट को टाइम से पहले नॉन कॉन्फिडेंशियल मोशन उनके अगेंस्ट पास करके उनको समय से पहले हटा भी सकती है। इसका मतलब क्या है, इन सब कामों से ये क्लियर होता है कि पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव पर पूरा कंट्रोल रखती है। ये ज़रूरी है ताकि गवर्नमेंट जो है वो डिक्टेटरशिप ना करे, तानाशाही ना करे, इसलिए पार्लियामेंट का कंट्रोल मस्ट है। नेक्स्ट है जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर क्या है? द पार्लियामेंट कैन रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस थ्रू इम्पीचमेंट। देखो अब जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा मेन रोल होता है पार्लियामेंट का। मैंने बताया ना कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एमपीज एंड इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये सब पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने का राइट भी पार्लियामेंट के पास है, और प्रेसिडेंट को अपनी सीट से बिफोर टाइमिंग्स रिमूव करने का राइट भी पार्लियामेंट के पास है। तो इसका मतलब कि जुडिशियल पावर होगी पार्लियामेंट के पास, कि पार्लियामेंट जो है प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट मीन्स उसके ऊपर कोई ना कोई आरोप लगाकर, अभियोग लगाकर कोई ना कोई, उसको समय से पहले प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट रिमूव भी कर सकती है। वैसे तो टाइमिंग्स 5 ईयर्स के हैं, जैसे देखो जैसे प्राइम मिनिस्टर का टाइमिंग्स 5 ईयर्स हैं, तो गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव की तो वो भी 5 ईयर्स के, लेकिन ये और जो एग्जीक्यूटिव कहाँ से बनती है? पार्लियामेंट से। तो ये नहीं कि 5 ईयर्स है तो 5 ईयर्स तक गलत काम भी करेंगे तो उनको हटाया नहीं जा सकता। गवर्नमेंट को भी 5 बिफोर टाइमिंग्स जो है उनको रिमूव किया जा सकता है, उनके ऊपर नॉन कॉन्फिडेंशियल रेजोल्यूशन पास करके उनके अगेंस्ट। ऐसे ही प्रेसिडेंट को जब पार्लियामेंट इलेक्ट करती है तो उस प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट इलेक्ट करती है, पार्लियामेंट ही रिमूव कर सकती है उसके अगेंस्ट इम्पीचमेंट करके, कोई ना कोई अभियोग आरोप लगाकर। रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम ऑफिस, और इसके साथ वाइस प्रेसिडेंट को भी पार्लियामेंट ही रिमूव करती है। इट कैन रिमूव द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसकंडक्ट और वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो तो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, वैसे तो इनका टाइम पीरियड जो है रिटायरमेंट तक होता है, 65 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट और 62 ईयर्स हाई कोर्ट का। बट इनको अगर मान लो ये नहीं कि इतने सारी रिटायरमेंट तक तो अगर कोई गलत काम करेंगे तो उनको हटाया नहीं जाएगा। पार्लियामेंट जजेस को भी बिफोर टाइमिंग्स हटा सकती है। किस ग्राउंड पर? अगर जजेस मिसकंडक्ट करते हैं या वायोलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा पॉइंट, अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट संविधान की उल्लंघन करते हैं, संविधान के ऑर्डर को डिसोबे करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में
पार्लियामेंट के पास पूरी पावर होती है कि वो जजेस को रिमूव कर सके बिफोर टाइमिंग्स। इलेक्टोरल पावर्स मीन्स इलेक्ट करने की पावर्स भी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। अभी मैंने आपको बताया है द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। अभी मैंने बताया ना आपको कि प्रेसिडेंट को, मैंने कहा ना रिमूव, जुडिशियल पावर बताया कि प्रेसिडेंट को रिमूव करने की पावर पार्लियामेंट के पास है। तो पार्लियामेंट के पास प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने की भी, प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें भी पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करती है। ठीक है। The vice president is elected by the members of the both the houses of the parliament। देखो, जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको भी इलेक्ट कौन करती है? पार्लियामेंट करती है। किस? ऑफ द बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस जो हैं उसमें वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। सबसे बड़ा पावर जो है पार्लियामेंट के पास क्या है? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, जो हमारे देश का संविधान होता है उसको एक बार जो संविधान बन गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, उसमें संविधान हमारा देश का जो है कॉन्स्टिट्यूशन वो बड़ा रिजिड है और फ्लेक्सिबल भी है। रिजिड इसलिए है कि उसमें चेंजेस बहुत जल्दी नहीं किए जा सकते। ऐसे तो कोई भी सरकार आएगी अपनी मर्जी से चेंजेस करती रहेगी। फ्लेक्सिबल इसीलिए है कि अगर सर्कमस्टांसिस ऐसे हैं, टाइम के अकॉर्डिंग समय की मांग है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ना कुछ अमेंडमेंट किया जाए, तो अमेंडमेंट कोई भी गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ नहीं सकती, उसके स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ सकती। बट अगर रिक्वायरमेंट्स हैं तो उसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं। किसी चीज़ को निकाला भी जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन से, कुछ नई चीज़ को उसमें, नई बात को उसमें ऐड भी किया जा सकता है। तो ये सब काम कौन करता है? ओनली पार्लियामेंट। इट इज़ द पार्लियामेंट विच कैन इनिशिएट ए रेजोल्यूशन फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि संविधान में अमेंडमेंट करने की पावर, रेजोल्यूशन पेश करने की पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। इसके अलावा कोई नहीं कर सकता। अब पार्लियामेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करती है, कितने तरीके से करती है? 3 वेज इन विच द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। 3 तरीके हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। पहला क्या है? सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी। तीसरा भी स्पेशल मेजोरिटी है। इसमें क्या आएगा? सिंपल मेजोरिटी में क्या आता है? सिंपल मेजोरिटी पार्लियामेंट कि मोर देन हाफ उसके फेवर में है तो अमेंडमेंट कर दिया जाता है। स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है? पार्लियामेंट एंड द रेटिफिकेशन एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्पेशल मेजोरिटीज़ को कहते हैं कि पार्लियामेंट में और उसके जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो हाफ मेंबर हैं, जब उसके फेवर में होते हैं, तब जाकर उस मेजोरिटी जब मिल जाती है उनको, तब जाकर उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। इन सब के अलावा अदर पावर्स क्या हैं पार्लियामेंट के पास? इट हैज़ द पावर टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन अबाउट वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़। देखो, देश के जो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं उसमें भी डिस्कशन जो होती है, उसमें भी डिस्कशन पार्टिसिपेट करने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। इट कैन इम्पोज एनी इमरजेंसी। देखो, अगर किसी प्रकार की इमरजेंसी डिक्लेयर करनी है तो वो भी कौन करती है? पार्लियामेंट डिक्लेयर करती है। देखो, मैंने अभी आपको बताया था पार्लियामेंट की, मैंने एक बार आपको इमरजेंसी पावर बताई थी, प्रेसिडेंट की। तो प्रेसिडेंट इमरजेंसी तो डिक्लेयर कर देते हैं, इमरजेंसी पावर में, बट उसके लिए भी प्रेसिडेंट उस समय तो सिचुएशन पर कंट्रोल करने के लिए प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं, बट उसके लिए भी प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट की कंसेंट, पार्लियामेंट का असेंट जरूरी है। विदाउट पार्लियामेंट की परमिशन के इमरजेंसी के टाइम पर प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंस भी इम्प्लीमेंट कर देता है, लेकिन जब तक पार्लियामेंट की परमिशन नहीं मिलती वो लंबे समय तक इमरजेंसी नहीं रह सकती। तो इसका मतलब इमरजेंसी डिक्लेयर करने का या इमरजेंसी इम्पोज करने का राइट भी किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। इट कैन क्रिएट और एबॉलिश स्टेट लेजिस्लेटिव पावर। यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव पावर है ये उनकी पावर को बढ़ा भी सकती है पार्लियामेंट, और उनकी पावर को कम भी कर सकती है, ख़त्म भी कर सकती है। ठीक है। पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड और पार्लियामेंट कैन एक्सपेंड और स्केल डाउन द एरियाज ऑफ एनी स्टेट। मतलब किसी भी स्टेट का अगर कोई एरिया बढ़ाना है या कम करना है, आफ्टर द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, ठीक है, आल्टर द बाउंड्री ऑफ द स्टेट, और किसी भी स्टेट की बाउंड्री कम करना है। देखो, किसी स्टेट के एरिया को मान लो बढ़ाना है या कम करना है, या उनकी बाउंड्री को आल्टर करना है, कम करना है, एंड चेंज द नेम ऑफ एनी फॉर्म, या उनके नाम को चेंज करना है, तो ये सारी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। ठीक है। जैसे 2000 में यूपी में से यूके बनाया गया था,
और एमपी में से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड, ठीक है, और अब 2014 में तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, उनके स्केल डाउन किया गया, उनकी बाउंड्री जो है अल्टर की गई, ठीक है। ये सारी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। अब इन सब पावर को देखते हुए हम क्या कहेंगे कि हमारे देश की जो पार्लियामेंट है इसकी पोजीशन क्या है, क्या क्लियर, इसकी पोजीशन कैसे हमारे को क्लियर होगी कि क्या हमारे कंट्री की पोजीशन क्या है, हमारे कंट्री के पार्लियामेंट की क्या पोजीशन है। द इंडियन पार्लियामेंट एन्जॉयज वास्ट पावर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन। देखो अभी तक जितनी पावर्स पढ़ी हैं उससे तो ये क्लियर होता है कि इंडियन पार्लियामेंट बहुत सारी पावर्स को एंजॉय करता है और ये हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है पार्लियामेंट। बिना पार्लियामेंट के कंट्री रन नहीं कर सकता। द लॉस फ्रेम बाय इट, क्यों, क्योंकि जितने भी लॉस होते हैं वो किसके द्वारा फ्रेम किए जाते हैं, पार्लियामेंट द्वारा, और आर एनफोर्स इन द होल ऑफ द कंट्री, और उनको इन्फोर्स भी किए जाते हैं। बट इतना सब होने के बावजूद भी, बट इट इज़ नॉट ए सुप्रीम एंड सोवरेन बॉडी। हमारे इंडियन पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम और सोवरेन बॉडी नहीं है इतनी पावर मिलने के बाद। इट इज़ लेस पावरफुल दैन द ब्रिटिश पार्लियामेंट। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है उससे हमारी जो इंडियन पार्लियामेंट है कम पावरफुल है। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन मेक, रिपील, अमेंड एंड एबॉलिश एनी लॉस इट लाइक्स। क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट अपनी मर्जी से कुछ भी अमेंडमेंट कर सकती है और किसी भी लॉ को एबॉलिश कर सकती है। बट इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट मेक ऑल द लॉस इट लाइक्स। लेकिन जो इंडियन पार्लियामेंट है अपनी मर्जी से जो वो चाहती है वो सब कानून नहीं बना सकती। क्यों, क्योंकि बिकॉज इन इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड में देयर इज़ ए यूनिटरी टाइप ऑफ गवर्नमेंट। इंग्लैंड में क्या यूनिटरी टाइप, यूनिटरी टाइप का मतलब क्या होता है कि सारी पावर सेंटर के पास है। जो इंग्लैंड की जो पार्लियामेंट है वो यूनिटरी टाइप है, वहाँ पर गवर्नमेंट क्या है, यूनिटरी टाइप। यूनिटरी में क्या होता है, सारी पावर सेंटर गवर्नमेंट पास होती है। ऑल पावर्स आर विद द सेंटर, सारी पावर सेंटर के पास है। बट इंडिया में क्या है, फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया में क्या है, फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम मीन्स डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। इसमें जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई थी। अभी मैंने आपको बताया सेंटर एंड स्टेट में, सेंटर के अलग लिस्ट होते हैं टॉपिक्स और स्टेट्स के अलग होते हैं। सेंटर को पीएम चलाते हैं, स्टेट्स को सीएम चलाते हैं, इनके पावर दोनों में बटी होती है, सेंटर एंड। तो इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट बी कॉल्ड ए सुप्रीम एंड द सोवरेन बॉडी ड्यू टू। अब तो इसीलिए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होने की वजह से इंडियन पार्लियामेंट को सुप्रीम और सॉवरेन बॉडी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि द पार्लियामेंट कैन नॉट, इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिपेंडेंटली। देखो मैंने अभी बताया आपको कि जो अमेंडमेंट किए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो भी पार्लियामेंट करती है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए जाते हैं तो पार्लियामेंट अपनी मर्जी से अमेंडमेंट नहीं कर सकते। इंडिपेंडेंटली पार्लियामेंट को पावर नहीं है। बिकॉज ऑफ फेडरल गवर्नमेंट पार्लियामेंट कैन नॉट फ्रेम लॉस ऑन द सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग द पीस टाइम। देखो मैंने आपको बताया 3 लिस्ट हैं, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। सेंटर और कंकरेंट में तो पार्लियामेंट को पूरी पावर है कि वो उसमें लॉ मेकिंग कर सकती है, ठीक है, लॉ फ्रेम कर सकती है। लेकिन हाँ मैंने ये भी बताया आपको कि इमरजेंसी में या उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चल रहा या प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है, तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट लिस्ट पर पार्लियामेंट को लॉ मेकिंग का राइट होता है। बट पीस टाइम पर, पीस जब सब जगह सब स्टेट में अच्छा शांति से काम चल रहा है तो ऐसे समय में पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट के दिए गए टॉपिक्स पर किसी प्रकार का लॉ फ्रेम नहीं कर सकती। वो राइट किसको है, स्टेट गवर्नमेंट को है। इसका मतलब क्या है कि सेंटर की जो पार्लियामेंट है वो तो पूरे कंट्री के लिए है ना, वो जो भी डिसीजन करेगी, जो भी काम करेगी पूरे कंट्री के लिए करेगी। तो जब पूरे कंट्री का करेगी तो कहीं ना कहीं स्टेट लिस्ट में तो वो नहीं कर सकती ना ये सारे काम, उनको उनकी परमिशन लेनी होती है। तो इसका मतलब क्या है, ये सब रीज़न है सबसे बड़ा कि हमारा जो इंडियन पार्लियामेंट है सॉवरेन नहीं है। इट कैन नॉट मेक एनी लॉ विच वायलेट्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। और सबसे बड़ी बात, जो फंडामेंटल राइट्स हैं लोगों की, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स वायलेंट होते हैं तो उनके ऊपर ये किसी प्रकार को कोई कानून नहीं बना सकती पार्लियामेंट, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हमारे मेन है। द जुडिशरी हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओवर द लॉज फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी जुडिशरी है उसके पास पावर है किस चीज़ की, जुडिशियल रिव्यू की। जुडिशियल रिव्यू मीन्स कि पार्लियामेंट जो भी
काम करती है, कानून बनाती है। जुडिशरी जो है, जुडिशरी के पास पावर है कि पार्लियामेंट द्वारा फ्रेम किए गए लॉज को रिव्यू के लिए अपने पास रख सकती है, ले सकती है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन डिक्लेयर ए लॉ नल एंड वॉइड इफ़ इट इज़ अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अगर पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न के अगेंस्ट है, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट द्वारा बनाए उस लॉ को नल और वॉइड डिक्लेयर कर सकती है अगर वो लॉ जो है अगेंस्ट द प्रोविज़न ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ कंसिडर्ड द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। देखो हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सुप्रीम लॉ कहते हैं, सबसे बड़ा लॉ कहते हैं, ठीक है। इट कैन नॉट बी कॉल्ड ए सॉवरेन बॉडी, फिर भी इसको जो है सॉवरेन बॉडी नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? क्योंकि आर्टिकल 368 जो है डज नॉट एनेबल पार्लियामेंट टू आल्टर और चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि जो आर्टिकल 368 है वो पार्लियामेंट को किसी भी तरीके से जो है आल्टर करने के लिए या चेंज बेसिक स्ट्रक्चर को, हमारे जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको चेंज करने का या फ्रेमवर्क को चेंज करने का कोई भी राइट नहीं देता। तो आर्टिकल 368 जो है वो आर्टिकल है जो कि पार्लियामेंट को जो है सुप्रीम होने से रोकता है, सॉवरेन बॉडी नहीं बनने देता। इसीलिए इसको जो है सॉवरेन बॉडी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि हमारे देश में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फेडरल फॉर्म में सेंटर और स्टेट दोनों को लेकर चलना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि पार्लियामेंट इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकती, जिसकी वजह से पार्लियामेंट को सॉवरेन बॉडी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। थैंक यू बच्चों, मैंने आज आपको बताई पार्लियामेंट के पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट।